कल्पना करें एक मकान जहां सन्नाटा चीखता है, एक दरवाजा जो राज छिपाए खड़ा है, और उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी बदबू जो मौत की सांसों से भरी हो। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक फ्रिज में किसी की जिंदगी के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे? यह महालक्ष्मी की कहानी है, एक ऐसी हकीकत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कौन था वह बेरहम जिसने इस जिंदगी को इतने टुकड़ों में बांट दिया? सच जानने की हिम्मत है तो रुकिए, क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर देगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, पर इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। 21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के वीणा कावल इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन किया। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। पड़ोसियों ने मकान मालिक को बताया कि जब उन्होंने उस कमरे को देखा तो बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मकान मालिक से कहा, आप एक बार यहां आकर देख लीजिए। इस सूचना के मिलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी बिल्डिंग पर पहुंचे। उस समय वहां पड़ोस के लोग भी बाहर खड़े थे। दरअसल उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना से करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। वह नेपाल की रहने वाली थी और वहां अकेली रहती थी। पड़ोसी उसे ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 को घर से निकलती थी और रात 10:30 के बाद ही लौटती थी। महालक्ष्मी की मां और बहन भी बेंगलुरु में रहती थीं, लेकिन अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार उसके नंबर पर फोन करती रहीं, लेकिन महालक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को फोन करके बताया कि महालक्ष्मी के बंद घर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट अग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने इमरजेंसी के लिए अपनी मां और बहन का बेंगलुरु का पता और फोन नंबर दिया था। इसलिए मकान मालिक ने तुरंत महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें इस बदबू के बारे में बताया। महालक्ष्मी 2 सितंबर से गायब थी, यानी 19 दिनों से उसकी मां से कोई संपर्क नहीं हुआ था। मकान मालिक की बात सुनकर वह बहुत घबरा गईं। चूंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उनकी मां के पास थी, इसलिए वह तुरंत अपनी दूसरी बेटी के साथ चाबी लेकर महालक्ष्मी के घर पहुंच गईं। मकान मालिक और कुछ पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से इतनी तेज और खतरनाक बदबू आई कि सभी लोग पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वे फिर अंदर गए। वहां फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। सूखे खून की एक लकीर कमरे में रखे फ्रिज की ओर जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला गया, वहां मौजूद सभी लोग चीखते हुए बाहर भाग गए। उस एक पल में उन्होंने फ्रिज में जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे में गई, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि वे अंदर नहीं रुक सके। पुलिस टीम तुरंत बाहर निकल आई। इसके बाद डबल मास्क मंगवाया गया। डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे में गई। फ्रिज का दरवाजा खुला था और उसमें रखा सब कुछ दूर से दिखाई दे रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में शरीर के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सिर। यह सिर महालक्ष्मी का था। जब पुलिस की नजर फर्श पर पड़ी तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। जमे हुए खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी के अनगिनत टुकड़े बंद थे। बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं था कि उन्होंने पहले कभी इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। कत्ल के सबूत उस कमरे में टुकड़ों की शक्ल में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया, लेकिन उनके लिए भी यह एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे दृश्य से सबूत जुटाना बेहद मुश्किल था। टुकड़ों को समेटने के लिए फॉरेंसिक टीम को सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा।
अस्पताल से मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया। टुकड़ों को समेटने के बाद अनुमान लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की संख्या करीब 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में बंटी उस लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया। टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू की। छानबीन के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर एक मोबाइल फोन मिला जो उसी का था। जब उस मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। यानी 2 सितंबर के बाद न तो उस फोन से कोई कॉल किया गया और न ही कोई कॉल रिसीव हुआ। इससे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ होगा। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मारा? उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी और वह कातिल कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली युवक से हुई थी। शादी के बाद बेहतर रोजगार और भविष्य की तलाश में महालक्ष्मी और हेमंत बेंगलुरु आ गए। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप में काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स वुमन और टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। बाद में उनकी एक बेटी हुई। यानी साल 2023 तक उनके बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन 2023 के अंत में हेमंत और महालक्ष्मी के बीच आपसी झगड़ों के कारण रिश्ता टूट गया। उनकी बेटी हेमंत के साथ रहने लगी, जबकि महालक्ष्मी ने इस घटना से 5 महीने पहले वीणा कावल इलाके में किराए का एक कमरा ले लिया और वहां अकेली रहने लगी। वह हर 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के बिगड़े रिश्तों की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हेमंत के घर पहुंची और उससे पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनके बीच दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का कथित अफेयर था। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के एक हेयर ड्रेसर अशरफ के साथ महालक्ष्मी का अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच रोजाना झगड़े होते थे और इसी कारण इस घटना से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत अलग हो गए थे। कुछ समय तक महालक्ष्मी अपनी मां और छोटी बहन के साथ रही, लेकिन 5 महीने पहले वह किराए के इस घर में आकर अकेली रहने लगी थी। पड़ोसियों के अनुसार महालक्ष्मी ज्यादा मिलनसार नहीं थी और किसी से खुलकर बात नहीं करती थी। वह हर रोज सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती थी। हालांकि कुछ पड़ोसियों ने एक अजनबी युवक को कई बार महालक्ष्मी के साथ देखा था, जो उसे घर से लेने या छोड़ने आता था। लेकिन उस युवक की पहचान किसी को नहीं थी। चूंकि हेमंत ने अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर का जिक्र किया था और पड़ोसियों ने भी एक अजनबी का उल्लेख किया था, इसलिए पुलिस हेमंत द्वारा बताए गए पते पर अशरफ के पास पहुंची। संयोग से अशरफ अपनी दुकान पर ही मिल गया। उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की गई, लेकिन इससे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और अशरफ, जिस पर हेमंत को शक था, दोनों से गहन पूछताछ की। लेकिन शुरुआती जांच में ही पुलिस को लग गया कि इस कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। 2 सितंबर से 21 सितंबर तक की उनकी मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब भी वही था, महालक्ष्मी का कातिल कौन था? वह शख्स कौन था जिसने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया और उसकी लाश को टुकड़ों में बांटकर फ्रिज में रख दिया? कातिल का पता लगाने के लिए जब पुलिस ने महालक्ष्मी की कॉल डिटेल दोबारा खंगाली तो उनका शक एक अजनबी की ओर गया। पुलिस का दावा था कि उनके पास उस अजनबी की पूरी जानकारी थी, यहां तक कि उसका नाम भी पता था। उन्हें यह भी मालूम था कि कत्ल के बाद वह शख्स बेंगलुरु से फरार हो चुका था। लेकिन पुलिस ने उस समय उसके नाम का खुलासा नहीं किया ताकि वह सतर्क न हो जाए। जांच में यह खुलासा हुआ कि 2 सितंबर यानी जिस दिन महालक्ष्मी लापता हुई और उसका मोबाइल बंद हो गया, उसके बाद से उसके घर पर कोई नहीं आया था। यहां तक कि पड़ोसियों ने उस दिन भी महालक्ष्मी के घर से कोई असामान्य आवाज नहीं सुनी, जिससे उन्हें किसी अनहोनी का शक होता। लेकिन घटनास्थल की भयावह स्थिति देखकर पुलिस का मानना था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था।
इस थ्योरी का आधार यह था कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी वहां किसी लाश को पहली मंजिल तक ले जाना असंभव था। आसपास के लोग कातिल को आसानी से देख सकते थे। इसलिए पुलिस का अनुमान था कि शायद कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो, जिसके कारण घटना के दौरान घर से कोई आवाज बाहर नहीं आई। लाश के टुकड़ों की व्यवस्थित और क्रूरता भरी कटाई को देखकर पुलिस का यह भी अंदाजा था कि कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया। कातिल ने बड़े आराम से घर के अंदर ही लाश के टुकड़े किए थे। कत्ल के बाद भी वह कई घंटे तक उसी कमरे में रुका रहा। संभव है वह पूरी रात वहीं रहा हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने भी कातिल को न तो आते देखा और न ही जाते। यह जांच चल ही रही थी कि अचानक एक दिन पुलिस के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि महालक्ष्मी का कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी एक मॉल के ब्यूटी शॉप में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी और यहीं उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई थी, जो उसी मॉल में काम करता था। साथ काम करते करते दोनों में दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था और उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखता था। लेकिन उसे यह बात खटकती थी कि महालक्ष्मी की दोस्ती कई अन्य लड़कों से भी थी। इस वजह से उसके मन में महालक्ष्मी के प्रति गुस्सा और नफरत पनपने लगी। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। 1 सितंबर को महालक्ष्मी ने अपने परिवार से फोन पर कहा कि वह शनिवार को अपनी मां से मिलने आएगी। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मुक्ति रंजन ने उसी के घर में उसका कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े करके फ्रिज में ठूंस दिए। पुलिस के अनुसार कत्ल के बाद मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को फोन किया और तुरंत किराए का घर खाली करने को कहा। जब भाई ने अचानक घर छोड़ने का कारण पूछा तो मुक्ति रंजन ने जवाब दिया कि वह फोन पर कुछ नहीं बता सकता और घर पहुंचकर सब कुछ समझाएगा। मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि कत्ल के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर लौटा था। वहां उसने अपने भाई को बताया कि गुस्से में उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया और उसकी लाश के टुकड़े कर दिए। उसने कहा कि वह अब इस शहर में नहीं रह सकता और पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर अपने पैतृक घर उड़ीसा जा रहा है। यह बात जानकर मुक्ति रंजन के भाई ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन जब तक पुलिस हरकत में आई, मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फोन भी लगातार बंद था, जिसके चलते पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। फिर 25 सितंबर को खबर मिली कि उड़ीसा के भद्रक में कुल्पा कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने खुद को खत्म कर लिया। उसने एक नोट छोड़ा जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए व्यक्तिगत रिश्तों में विश्वास और संवाद को मजबूत करें। संदेह और गुस्से को समय रहते संभालें और जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक मदद लें ताकि भावनाएं हिंसक रूप न लें। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।